दोस्तों, भारतीय राजनीति में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सतह पर जितनी साधारण दिखती हैं, भीतर उतनी ही गहरी और बेचैन कर देने वाली होती हैं। मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण के संभावित या उभरते गठबंधन की चर्चा भी कुछ ऐसी ही है। ये केवल दो नेताओं का साथ आना भर नहीं है, बल्कि ये उस सामाजिक राजनीतिक जमीन में हो रही हलचल का संकेत है जिसे लंबे समय से दबा हुआ माना जा रहा था। ये गठबंधन अचानक पैदा हुई कोई सनक नहीं है, बल्कि इसके पीछे वर्षों की हताशा टूटते हुए, भरोसे बदलते हुए, दलित बहुजन मनोविज्ञान और सत्ता की राजनीति के कठोर यथार्थ की एक लंबी कहानी है। अगर इसे केवल चुनावी गणित या सीटों के जोड़ घटाव के चश्मे से देखा जाएगा तो इसकी आत्मा समझ से बाहर रह जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप बाबा साहेब आम्बेडकर को सच्चे दिल से पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल ये कहानी उस दौर से शुरू होती है जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति की धुरी हुआ करती थी, जब मायावती सत्ता के केंद्र में थी और दलित समाज को पहली बार ये एहसास हुआ था कि सत्ता केवल सवर्णों की बपौती नहीं है। उस समय की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी का उभार किसी क्रांति से कम नहीं था, जहां कांशीराम जी की विरासत को मायावती ने न केवल संभाला बल्कि उसे और मजबूत बनाया। उन्होंने दलित समाज को संगठित किया, उन्हें राजनीतिक शक्ति का स्वाद चखाया और यह साबित किया कि सामाजिक न्याय की राजनीति केवल किताबों में नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में भी जीती जा सकती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता ये सब बदलता चला गया। मायावती का राजनीतिक सफर किसी साधारण नेता का सफर नहीं रहा। उन्होंने सत्ता के शिखर तक पहुंचकर यह दिखाया कि दलित समाज से आने वाली एक महिला भी शासन चला सकती है, फैसले ले सकती है और अपनी शर्तों पर राजनीति कर सकती है। उनका जन्म और पालन पोषण उस सामाजिक वातावरण में हुआ जहां दलितों को हाशिए पर रखा जाता था, लेकिन उन्होंने शिक्षा और संघर्ष के बल पर खुद को स्थापित किया। 80 के दशक में कांशीराम जी के साथ जुड़कर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की नींव मजबूत की और 90 के दशक में उत्तर प्रदेश की राजनीति में तूफान ला दिया। 1995 में पहली बार मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने इतिहास रचा और उसके बाद कई बार सत्ता संभाली। उनकी नीतियां दलितों के उत्थान पर केंद्रित थीं, आरक्षण को मजबूत करना, दलित प्रतीकों जैसे अंबेडकर स्मारकों का निर्माण और सामाजिक न्याय की दिशा में कदम। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। उन्हें सवर्ण वर्चस्व वाली राजनीति से टकराना पड़ा, मीडिया की आलोचना झेलनी पड़ी और बार बार गठबंधनों के टूटने बनने की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी राजनीति में एक खास तरह की दृढ़ता थी जो उन्हें अन्य नेताओं से अलग करती थी। लेकिन समय के साथ वही सत्ता, वही पार्टी और वही नेतृत्व एक तरह के ठहराव का शिकार हो गया। बहुजन समाज पार्टी का सामाजिक आधार सिकुड़ने लगा, कैडर कमजोर होता गया और युवाओं के भीतर वो ऊर्जा नहीं बची जो कभी कांशीराम के दौर में दिखती थी। ये ठहराव क्यों आया, इसके कई कारण थे। सबसे पहले भारतीय राजनीति का बदलता स्वरूप। 2014 के बाद से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की लहर ने सामाजिक न्याय की राजनीति को हाशिए पर धकेल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने दलित वोटों में सेंध लगाई, खासकर गैर जाटव दलितों के बीच कल्याणकारी योजनाओं और प्रतीकात्मक कदमों से। मायावती की राजनीति धीरे धीरे रक्षात्मक होती चली गई। वे संघर्ष की बजाय संतुलन और समझौतों की राजनीति में अधिक विश्वास करने लगी। उदाहरण के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन जो बाद में टूट गया। ये रणनीति कुछ समय तक तो चलती रही, लेकिन जैसे ही भारतीय राजनीति में आक्रामक राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और केंद्रीकृत सत्ता का दौर आया, बहुजन समाज पार्टी का पुराना मॉडल अप्रासंगिक होता चला गया। पार्टी का कैडर जो कभी सड़कों पर उतरकर लड़ता था, अब चुनावी मौसम में ही सक्रिय होता। युवा कार्यकर्ता दूर होते गए क्योंकि उन्हें लगता कि पार्टी अब उनकी आकांक्षाओं को नहीं पकड़ पा रही। सामाजिक मीडिया के युग में जहां तेज और तीखी राजनीति चलती है, बहुजन समाज पार्टी की चुप्पी और नियंत्रित भाषा पुरानी लगने लगी। इसी खाली होती जगह में चंद्रशेखर आजाद रावण का उदय हुआ। वे किसी बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं आए, न उनके पास सत्ता की विरासत थी और न ही संसाधनों की भरमार। उनके पास था तो केवल गुस्सा, प्रतिरोध की भाषा और सड़क से उठी हुई आवाज। सहारनपुर की गलियों से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक उनका संघर्ष एक प्रतीक बन गया। 2017 में सहारनपुर हिंसा के बाद उनका नाम सुर्खियों में आया जब उन्होंने दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने भीम आर्मी का गठन किया जो जल्दी ही दलित युवाओं के बीच लोकप्रिय हो गया। उनका स्टाइल अलग था। वे सड़क पर उतरते, गिरफ्तार होते, लेकिन कभी झुकते नहीं। वे दलित युवाओं के उस हिस्से की आवाज बने जो अब केवल प्रतीकों, मूर्तियों और स्मारकों से संतुष्ट नहीं था, जो सीधे सवाल करना चाहता था और सत्ता से टकराने का साहस रखता था। आजाद समाज पार्टी का गठन इसी बेचैनी का परिणाम था। 2020 में पार्टी बनाई गई और भले ही चुनावी सफलता कम मिली, जैसे 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में,
लेकिन इसने ये जरूर साबित कर दिया कि दलित राजनीति में एक नया चेहरा, एक नया तेवर उभर रहा है। चंद्रशेखर की भाषा में वह आग है जो युवाओं को आकर्षित करती है। वे अंबेडकरवाद को नए रूप में पेश करते हैं, जहां संघर्ष केवल किताबी नहीं बल्कि जमीनी है। यहीं से मायावती और चंद्रशेखर आजाद की राहें एक दूसरे की ओर मुड़ती दिखाई देने लगी। भले ही सार्वजनिक रूप से दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे से दूरी बनाए रखी। मायावती के लिए चंद्रशेखर आजाद शुरुआत में एक चुनौती की तरह थे, एक ऐसा युवा नेता जो उनके पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगा सकता था। जाटव दलितों, जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट है, में भी चंद्रशेखर की अपील बढ़ रही थी। वहीं चंद्रशेखर के समर्थकों को मायावती की राजनीति पुरानी समझौतावादी और जमीनी संघर्ष से कटी हुई लगती थी। दोनों के बीच वैचारिक और शैलीगत फर्क साफ दिखाई देता था। एक की राजनीति सत्ता में हिस्सेदारी पर आधारित, दूसरी सत्ता को चुनौती देने पर। लेकिन राजनीति में स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होते, केवल परिस्थितियां होती हैं। जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी का जनाधार कमजोर होता गया, 2022 चुनाव में मात्र एक सीट और उत्तर प्रदेश की राजनीति 2 या 3 ध्रुवों में सिमटती चली गई। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मायावती के सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या वे अकेले दम पर बहुजन राजनीति को फिर से केंद्र में ला सकती हैं। इसी बिंदु पर मायावती का तथाकथित खतरनाक मास्टर प्लान आकार लेने लगता है। ये प्लान न तो भावनाओं से संचालित है और न ही किसी आदर्शवादी सोच से। यह पूरी तरह से राजनीतिक यथार्थ पर आधारित है। मायावती ये अच्छी तरह समझती हैं कि दलित समाज अब एक रूप नहीं रहा, उसमें कई परतें बन चुकी हैं। एक वो जो अब भी बहुजन समाज पार्टी के पुराने दौर को याद करता है, जहां सत्ता का स्वाद मिला था, और दूसरा वो जो चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं में अपनी आकांक्षाएं देखता है, जो नौकरी, शिक्षा और सम्मान के लिए लड़ रहा है। अगर इन दोनों धाराओं को एक साथ नहीं लाया गया तो बहुजन राजनीति बिखरती चली जाएगी और उसका लाभ वे ताकतें उठाती रहेंगी जो सामाजिक न्याय के एजेंडे से मूलतः असहज रही हैं, जैसे हिंदुत्ववादी ताकतें। मायावती का प्लान इसी बिखराव को रोकने का है, लेकिन इसे खतरनाक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये गणनात्मक है, जिसमें युवा ऊर्जा को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश है। वे जानती हैं कि चंद्रशेखर की लोकप्रियता का फायदा उठाकर बहुजन समाज पार्टी को फिर से रिवाइव किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सावधानी बरतनी होगी। चंद्रशेखर आजाद के लिए भी ये गठबंधन उतना ही जटिल है। एक ओर वे खुद को एक स्वतंत्र, विद्रोही और समझौता न करने वाले नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। दूसरी ओर वे यह भी जानते हैं कि भारतीय राजनीति में केवल आंदोलन के सहारे सत्ता तक पहुंचना लगभग असंभव है। संसाधन, संगठन और व्यापक सामाजिक आधार के बिना कोई भी पार्टी लंबे समय तक प्रभावी नहीं रह सकती। बहुजन समाज पार्टी के पास अब भी एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा है, भले ही वो पहले जितना सक्रिय न हो। उत्तर प्रदेश में हजारों कार्यकर्ता, गांव में नेटवर्क। मायावती का नाम अब भी दलित राजनीति में एक प्रतीक है जिसे नकारना आसान नहीं। ऐसे में आजाद समाज पार्टी के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ आना सत्ता की राजनीति में एक बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी है। उनकी छवि को नुकसान, समर्थकों का असंतोष। फिर भी हाल के घटनाक्रमों जैसे 2024 के लोकसभा चुनावों में आजाद की सक्रियता और मायावती की चुप्पी के बीच की खाई को पाटने की कोशिशें दिख रही हैं। इस संभावित गठबंधन को लेकर राजनीतिक गलियारों में जो हलचल है वो केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, यह पूरे उत्तर भारत की दलित बहुजन राजनीति को प्रभावित कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों इस समीकरण को ध्यान से देख रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खतरे की घंटी इसलिए है क्योंकि उसने पिछले कुछ वर्षों में दलित वोटों में सेंध लगाई है, खासकर गैर जाटव दलितों के बीच। अगर मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक साथ आते हैं तो ये सेंध भर सकती है और दलित वोट एक बार फिर एकजुट हो सकता है। उदाहरण के लिए 2019 में दलित वोट पट गए थे, लेकिन अगर गठबंधन होता है तो 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में समीकरण बदल सकते हैं। समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनौती इसलिए है क्योंकि उसने पिछड़े और अल्पसंख्यक वोटों के साथ साथ दलितों के एक हिस्से को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। यह गठबंधन उस गणित को बिगाड़ सकता है क्योंकि समाजवादी पार्टी का पिछड़े दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला में दलित हिस्सा कमजोर पड़ सकता है। कांग्रेस, जो उत्तर प्रदेश में कमजोर है, इसे अवसर के रूप में देख सकती है, लेकिन फिलहाल वो सतर्क है। इस पूरे परिदृश्य में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये गठबंधन केवल सत्ता की राजनीति का खेल नहीं है, बल्कि ये दलित समाज के भीतर चल रहे मंथन का प्रतिबिंब है। यह उस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश है कि क्या पुरानी प्रतीकात्मक राजनीति और नई आक्रामक राजनीति एक साथ चल सकती हैं? क्या मायावती का अनुभव और चंद्रशेखर आजाद का जोश एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं, या फिर ये टकराव अंततः दोनों को कमजोर कर देगा? मायावती का अनुभव 4 बार मुख्यमंत्री रहने का है, जहां उन्होंने प्रशासनिक सुधार किए, जबकि चंद्रशेखर का जोश सड़क पर संघर्ष से आता है। अगर दोनों मिलें तो ये दलित राजनीति को नई ऊंचाई दे सकता है, लेकिन अगर वैचारिक मतभेद बने रहे तो बिखराव बढ़ सकता है। पहले भाग की कहानी यहीं आकर ठहरती है, जहां संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं
और एक ऐसा राजनीतिक दांव है जो अगर चला तो इतिहास बदल सकता है, और अगर चूक गया तो बहुजन राजनीति को लंबे समय के लिए हाशिए पर धकेल सकता है। आगे की कहानी में ये और साफ होगा कि ये मास्टर प्लान किस दिशा में जाता है, लेकिन इतना तय है कि यह गठबंधन केवल एक घटना नहीं बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत हो सकता है, जहां दलित समाज अपनी खोई हुई ताकत को फिर से हासिल करने की दिशा में कदम उठा रहा है। ये जो पृष्ठभूमि बनी वही अब इसकी आत्मा है, लेकिन यहाँ कहानी और गहरी और ज्यादा असहज हो जाती है, क्योंकि अब सवाल केवल क्यों का नहीं रहता बल्कि कैसे और किस कीमत पर का हो जाता है। मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण का संभावित गठबंधन बाहर से जितना सरल दिखता है, भीतर उतना ही जटिल है। ये दो पीढ़ियों की राजनीति का टकराव भी है और दो अलग अलग सामाजिक अनुभवों का मिलन भी। मायावती उस दौर की नेता हैं जब सत्ता तक पहुंचना ही सबसे बड़ा संघर्ष था, जब दलित राजनीति को वैधता दिलाने के लिए संस्थानों के भीतर जगह बनानी पड़ती थी। उस समय दलित समाज को मुख्यधारा की राजनीति में जगह मिलना किसी सपने जैसा था, जहां सवर्ण वर्चस्व वाली व्यवस्था में दलितों को केवल वोट बैंक के रूप में देखा जाता था। लेकिन मायावती ने इसे बदल दिया। उन्होंने कांशीराम जी की विरासत को संभालते हुए बहुजन समाज पार्टी को एक ऐसी ताकत बनाया जो सत्ता की कुर्सी तक पहुंच सकी। उनका अनुभव उस संघर्ष से आता है जहां हर कदम पर विरोध था, जहां मीडिया और विरोधी पार्टियां उन्हें महिला और दलित होने के कारण कमजोर समझती थीं, लेकिन उन्होंने साबित किया कि राजनीति में दृढ़ इच्छा शक्ति से कुछ भी संभव है। वहीं चंद्रशेखर आजाद उस दौर का प्रतिनिधित्व करते हैं जब सत्ता पर सवाल उठाना, सड़क पर उतरना और व्यवस्था को खुली चुनौती देना ही राजनीति का मुख्य हथियार बन चुका है। आज का युवा दलित समाज सोशल मीडिया और वैश्विक आंदोलनों से प्रभावित है, जहां ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे आंदोलन उन्हें सिखाते हैं कि अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। चंद्रशेखर का उभार इसी नए दौर की उपज है, जहां दलित युवा अब केवल सरकारी नौकरियों या आरक्षण से संतुष्ट नहीं बल्कि सम्मान और समानता की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मायावती की राजनीति हमेशा अनुशासन, नियंत्रण और केंद्रीय नेतृत्व पर आधारित रही है। बहुजन समाज पार्टी कभी कैडर आधारित पार्टी नहीं रही, बल्कि वो नेतृत्व आधारित पार्टी रही है, जहां फैसले ऊपर से नीचे आते हैं। इस मॉडल ने एक समय उन्हें अपार सफलता दिलाई, जैसे 2007 में ब्राह्मणों को जोड़कर पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाना, जो दलित राजनीति का एक ऐतिहासिक क्षण था। उस समय पार्टी का हर कार्यकर्ता मायावती के निर्देशों पर चलता था और ये अनुशासन ही उनकी ताकत था। लेकिन यही मॉडल समय के साथ उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गया। जैसे जैसे सामाजिक मीडिया का प्रभाव बढ़ा, जैसे जैसे राजनीति में संवाद की नई भाषाएं पैदा हुई, बहुजन समाज पार्टी उस बदलाव के साथ खुद को ढाल नहीं पाई। आज के दौर में जहां ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हर मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जाती है, वहां मायावती की चुप्पी और नियंत्रित बयानबाजी पुरानी लगने लगी। पार्टी का कार्यकर्ता अब आंदोलनकारी नहीं बल्कि चुनावी मशीनरी का हिस्सा बनकर रह गया। वे केवल चुनाव के समय सक्रिय होते और बाकी समय निष्क्रिय रहते, जिससे युवाओं में निराशा बढ़ी। इसके उलट चंद्रशेखर आजाद की राजनीति पूरी तरह से आंदोलन से जन्मी है। उनकी भाषा तीखी है, उनके सवाल असहज हैं और उनका स्टाइल सत्ता को सीधे घेरने वाला है। सहारनपुर हिंसा के बाद उन्होंने जिस तरह से भीम आर्मी को संगठित किया, वो दलित युवाओं के लिए एक नई आशा की किरण बनी। वे सड़कों पर उतरते हैं, गिरफ्तारियां झेलते हैं, लेकिन कभी पीछे नहीं हटते। उनकी राजनीति में वह आक्रामकता है जो युवाओं को झकझोरती है और उन्हें लगता है कि अब समय प्रतीकों से आगे बढ़ने का है। उदाहरण के लिए, जब हाथरस कांड हुआ तो चंद्रशेखर ने सड़क पर उतरकर विरोध किया, जबकि बहुजन समाज पार्टी की प्रतिक्रिया धीमी रही। यही फर्क इस गठबंधन को खतरनाक बनाता है, क्योंकि यहाँ केवल राजनीतिक लाभ हानि का सवाल नहीं है, बल्कि यह भी तय होना है कि नेतृत्व की भाषा क्या होगी। क्या मायावती अपने कठोर अनुशासन वाले ढांचे में चंद्रशेखर जैसे नेता को जगह देंगी जो सवाल पूछने और सत्ता से भिड़ने में यकीन रखता है? मायावती की पार्टी में निर्णय लेने की प्रक्रिया हमेशा केंद्रीकृत रही है, जहां वे खुद अंतिम फैसला लेती हैं और कार्यकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे बिना सवाल किए अमल करें। लेकिन चंद्रशेखर की राजनीति लोकतांत्रिक और आंदोलनकारी है, जहां युवा कार्यकर्ता अपनी राय रखते हैं और फैसले सामूहिक होते हैं। अगर गठबंधन होता है तो क्या मायावती इस ढांचे में बदलाव करेंगी या चंद्रशेखर को अपनी शैली बदलनी पड़ेगी? और क्या चंद्रशेखर आजाद उस ढांचे को स्वीकार करेंगे जहां अंतिम निर्णय एक व्यक्ति के हाथ में होता है? इन सवालों का जवाब आसान नहीं है, लेकिन राजनीति अक्सर आसान जवाबों पर नहीं, मजबूरी भरे समझौतों पर चलती है। दोनों के बीच वैचारिक दूरी साफ है। मायावती की राजनीति सत्ता के भीतर रहकर बदलाव लाने की रही है। उन्होंने व्यवस्था में जगह बनाने की रणनीति अपनाई, जैसे विभिन्न पार्टियों के साथ गठबंधन करके सत्ता हासिल करना। चंद्रशेखर की राजनीति इसके उलट है। वे व्यवस्था को चुनौती देने और उसे असहज करने में यकीन रखते हैं। अगर गठबंधन होता है तो इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच संतुलन बनाना सबसे कठिन काम होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई दलित उत्पीड़न की घटना होती है तो मायावती शायद विधानसभा में विरोध दर्ज कराएंगी, जबकि चंद्रशेखर सड़क पर उतरना चाहेंगे। इस टकराव को कैसे सुलझाया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा।
उत्तर प्रदेश का दलित समाज खुद भी इस समय गहरे असमंजस में है। एक बड़ा वर्ग अब भी मायावती को अपनी नेता मानता है, क्योंकि उन्होंने वो किया जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया। उन्होंने दलित स्वाभिमान को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया। 4 बार मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने दिखाया कि दलित भी शासन चला सकता है। उनकी सरकारों में दलित अधिकारियों को महत्वपूर्ण पद दिए गए, आरक्षण नीतियों को मजबूत किया गया और अंबेडकर जैसे प्रतीकों को सम्मान दिया गया। दलित समाज का पुराना पीढ़ी अब भी उन दिनों को याद करता है जब बहुजन समाज पार्टी की रैलियां लाखों की तादाद में होती थीं और सत्ता का स्वाद पहली बार मिला था। लेकिन उसी समाज का एक बड़ा युवा हिस्सा ये भी महसूस करता है कि बहुजन समाज पार्टी अब उनकी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। उन्हें लगता है कि पार्टी ने संघर्ष छोड़ दिया है, कि उसने सत्ता के डर से अपनी धार कुंद कर ली है। युवा दलितों को लगता है कि आज के दौर में जहां सोशल मीडिया पर हर अन्याय की खबर वायरल होती है, वहां पार्टी की चुप्पी अस्वीकार्य है। चंद्रशेखर आजाद इसी असंतोष की उपज हैं। वे उस गुस्से को शब्द देते हैं जो दलित युवाओं के भीतर लंबे समय से सुलग रहा था। सहारनपुर से शुरू होकर जंतर मंतर तक उनका सफर युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है। वे अंबेडकरवाद को नई ऊर्जा से जोड़ते हैं, जहां केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जमीनी लड़ाई है। युवा दलित अब शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान चाहते हैं और उन्हें लगता है कि चंद्रशेखर जैसा नेता ही उनकी आवाज बन सकता है। इस असमंजस में दलित समाज बटा हुआ है, जहां पुरानी पीढ़ी स्थिरता चाहती है और नई पीढ़ी परिवर्तन। मायावती इस बदलाव को नजरअंदाज नहीं कर सकती। वे भले ही सार्वजनिक मंचों पर कम बोलती हों, लेकिन राजनीति की नब्ज पढ़ने में उन्हें अब भी महारत हासिल है। वे जानती हैं कि अगर दलित राजनीति की ये नई धारा बहुजन समाज पार्टी से पूरी तरह अलग हो गई तो पार्टी का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। 2022 के चुनाव में पार्टी की हार ने यह साबित कर दिया कि युवा वोटर अब दूर हो रहे हैं। इसलिए चंद्रशेखर आजाद के साथ संवाद की संभावना केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक मजबूरी बन जाती है। यह मजबूरी उन्हें उस राजनीति की ओर धकेलती है जहां उन्हें अपने ही बनाए ढांचे में कुछ ढील देनी पड़ सकती है। लेकिन यह ढील कितनी होगी और कैसे होगी, ये सवाल अभी अनुत्तरित है। मायावती की राजनीति में कभी समझौते हुए हैं, लेकिन वे हमेशा अपनी शर्तों पर हुए हैं। उदाहरण के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में भी उन्होंने अपनी सीटों पर जोर दिया था। क्या चंद्रशेखर के साथ भी ऐसा ही होगा या यहां नई चुनौती आएगी? अगर वे ढील देती हैं तो पार्टी में लोकतंत्र की हवा आएगी, लेकिन अगर नहीं तो गठबंधन टूट सकता है। चंद्रशेखर आजाद के लिए भी ये स्थिति कम जटिल नहीं है। उनकी लोकप्रियता का बड़ा हिस्सा उनकी बेबाकी और सत्ता विरोधी तेवर से आता है। अगर वे बहुजन समाज पार्टी के साथ आते हैं तो उन पर समझौता करने का आरोप लगना तय है। उनके समर्थकों में ये डर है कि कहीं वे भी उसी पारंपरिक राजनीति का हिस्सा न बन जाएं जिसके खिलाफ वे अब तक लड़ते आए हैं। भीम आर्मी के कार्यकर्ता उन्हें एक विद्रोही के रूप में देखते हैं जो जेल जाने से नहीं डरता। लेकिन आजाद ये भी समझते हैं कि केवल नैतिक ऊंचाई से राजनीति लंबे समय तक नहीं चलती। उन्हें यह भी पता है कि दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी मायावती के नाम से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। उस हिस्से तक पहुंचे बिना वे व्यापक सामाजिक परिवर्तन का दावा नहीं कर सकते। इसलिए गठबंधन उनके लिए भी एक दोधारी तलवार है, एक ओर स्वतंत्रता की छवि, दूसरी ओर सत्ता तक पहुंचने का अवसर। अगर वे समझौता करते हैं तो उनकी छवि को नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर नहीं करते तो आजाद समाज पार्टी छोटी रह जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चंद्रशेखर को संगठन की जरूरत है और मायावती को युवा ऊर्जा की। इस संभावित गठबंधन का एक और पहलू है जो अक्सर चर्चा से बाहर रह जाता है, गैर दलित बहुजन वर्ग। बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी ताकत कभी उसका बहुजन चरित्र था, जिसमें दलितों के साथ साथ पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक भी शामिल थे। कांशीराम जी का सपना यही था कि बहुजन समाज एकजुट होकर सत्ता हासिल करे। समय के साथ ये गठबंधन कमजोर पड़ा, लेकिन पूरी तरह टूटा नहीं। उदाहरण के लिए मुस्लिम वोटर अभी भी कुछ क्षेत्रों में बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देते हैं। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति मुख्य रूप से दलित युवाओं के इर्द गिर्द घूमती रही है। लेकिन अगर वे मायावती के साथ आते हैं तो ये गैर दलित बहुजन वर्ग के लिए भी एक नया संदेश दे सकती हैं। ये संदेश ये हो सकता है कि सामाजिक न्याय की राजनीति केवल अतीत की बात नहीं है, बल्कि वो आज भी प्रासंगिक है। पिछड़े और अल्पसंख्यक अगर देखें कि दलित एकजुट हो रहे हैं तो वे भी अपनी आकांक्षाओं को इससे जोड़ सकते हैं। इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया गठजोड़ बन सकता है जो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व को चुनौती दे। राजनीतिक गलियारों में जो बेचैनी है वो इसी संभावना से पैदा होती है। ये गठबंधन केवल वोटों का जोड़ नहीं बल्कि नैरेटिव्स का टकराव है। एक और वो नैरेटिव है जो स्थिरता, अनुशासन और सत्ता में हिस्सेदारी की बात करता है, जैसे मायावती का मॉडल जहां सत्ता में रहकर बदलाव लाया जाता है। दूसरी ओर वो नैरेटिव है जो प्रतिरोध, असहमति और सामाजिक अन्याय के खिलाफ खुली लड़ाई की बात करता है, जैसे चंद्रशेखर का तेवर।
अगर ये दोनों नैरेटिव्स किसी साझा जमीन पर मिलते हैं तो ये भारतीय राजनीति के लिए एक नई दिशा की शुरुआत हो सकती है, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा है। अगर ये गठबंधन केवल चुनावी मजबूरी तक सीमित रह गया और इसके भीतर वैचारिक संवाद नहीं हुआ तो ये जल्दी ही टूट सकता है। दलित राजनीति पहले ही कई बार ऐसे प्रयोगों की कीमत चुका चुकी है जहां बड़े वादे किए गए और अंत में निराशा हाथ लगी। उदाहरण के लिए रामविलास पासवान या अन्य दलित नेताओं के गठबंधन जो टूट गए। मायावती और चंद्रशेखर आजाद दोनों यह जानते हैं कि एक और असफल प्रयोग का बोझ उठाना आसान नहीं होगा। इससे दलित समाज में और निराशा फैलेगी और राजनीति से मोहभंग हो सकता है। ये कहानी यहीं आकर और ज्यादा गंभीर हो जाती है। यहां ये साफ हो जाता है कि ये गठबंधन केवल दो नेताओं का मेल नहीं बल्कि दो युगों की राजनीति का सामना है। यह तय करेगा कि आने वाले समय में दलित राजनीति किस दिशा में जाएगी। क्या वो अपने अतीत से चिपकी रहेगी या नए संघर्षों के साथ आगे बढ़ेगी, या फिर इन दोनों के बीच कोई तीसरा रास्ता खोजेगी। अगर मायावती और चंद्रशेखर सफल होते हैं तो ये दलित राजनीति को नई ऊर्जा दे सकता है जहां अनुभव और जोश मिलकर एक मजबूत ताकत बने। लेकिन अगर वैचारिक मतभेद हावी हुए तो यह गठबंधन इतिहास में एक और असफल अध्याय बन जाएगा। आगे के हिस्से में यही सवाल और तीखे रूप में सामने आएंगे जब हम देखेंगे कि सत्ता की बड़ी ताकतें इस संभावित गठबंधन को कैसे देख रही हैं और इसके खिलाफ क्या रणनीतियां बन रही हैं। लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट है कि ये गठबंधन अगर हुआ तो ये दलित समाज की एकता की नई परीक्षा होगा, और अगर नहीं हुआ तो बिखराव की कहानी और लंबी हो जाएगी। इस गठबंधन की चर्चा राजनीतिक विश्लेषकों में इसलिए भी गर्म है क्योंकि ये केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। दलित राजनीति का प्रभाव पूरे देश में है, और अगर यूपी में ये प्रयोग सफल हुआ तो अन्य राज्य जैसे बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी इसका असर पड़ेगा। दलित समाज की आकांक्षाएं अब राष्ट्रीय स्तर पर हैं, जहां वे केवल राज्य स्तर की राजनीति से संतुष्ट नहीं। चंद्रशेखर की राष्ट्रीय छवि पहले से ही बन चुकी है और मायावती का अनुभव राष्ट्रीय गठबंधनों में काम आ सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों को अपने अहंकार से ऊपर उठना होगा और एक साझा एजेंडा बनाना होगा। इस एजेंडे में दलित उत्थान, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। अगर वे सफल हुए तो ये भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय की वापसी का संकेत होगा, लेकिन अगर असफल तो हिंदुत्ववादी ताकतें और मजबूत होंगी। इस तरह ये गठबंधन न केवल दो नेताओं की कहानी है बल्कि पूरे दलित बहुजन समाज की आकांक्षाओं की कहानी है जो वर्षों से संघर्ष कर रहा है। राजनीति के इस खेल में जोखिम ज्यादा है, लेकिन अगर सही तरीके से खेला गया तो परिणाम ऐतिहासिक हो सकते हैं। अब तक आते जाते ये साफ हो चुका था कि ये गठबंधन केवल भावनात्मक या प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस सत्ता राजनीति की गहरी गणनाएं हैं। अब ये कहानी और अधिक तीखी हो जाती है क्योंकि अब नजर केवल मायावती और चंद्रशेखर आजाद पर नहीं रहती बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र पर टिक जाती है जो इस संभावित गठबंधन को अपने अपने नजरिए से परख रहा है। दरअसल जब भी दलित राजनीति एकजुट होने के संकेत देती है, भारतीय राजनीति की बड़ी ताकतों में हलचल स्वाभाविक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि दलित एकता ने हमेशा सत्ता के समीकरणों को उलट पलट कर रख दिया है। 2007 में मायावती की ब्राह्मण दलित गठबंधन सरकार ने यही किया था जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया था और पूर्ण बहुमत हासिल किया था। आज फिर वही संभावना हवा में घूम रही है, लेकिन इस बार ये गठबंधन नई पीढ़ी की ऊर्जा के साथ पुराने अनुभव का मेल है जो राजनीतिक दलों को रातों की नींद उड़ा रहा है। ये हलचल केवल उत्तर प्रदेश के गलियारों तक सीमित नहीं बल्कि दिल्ली के सत्ता सदन तक पहुंच चुकी है, जहां रणनीतिकार बैठकें कर रहे हैं और गुप्त चर्चाएं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये गठबंधन सबसे ज्यादा असहज करने वाला है, भले ही वो सार्वजनिक रूप से इसे हल्के में लेने की कोशिश करे। पिछले एक दशक में भारतीय जनता पार्टी ने जिस रणनीति के तहत गैर जाटव दलितों को अपने साथ जोड़ा वो काफी हद तक सफल रही है। रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाना, दलित प्रतीकों को अपने नैरेटिव में शामिल करना और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए सीधा लाभ पहुंचाने की राजनीति, इन सब ने दलित समाज के एक हिस्से को यह भरोसा दिया कि भारतीय जनता पार्टी अब उनकी भी पार्टी है। 2017 और 2019 के चुनावों में दलित वोटों का बड़ा हिस्सा इन्हीं रणनीतियों से आया था, खासकर पासवान, वाल्मीकि और अन्य गैर जाटव समुदायों से। लेकिन यह भरोसा पूरी तरह वैचारिक नहीं है बल्कि लाभ आधारित है। अगर मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक साझा मंच पर आते हैं और दलित स्वाभिमान, सम्मान और अधिकार की भाषा को नए सिरे से धार देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति कमजोर पड़ सकती है। चंद्रशेखर की आक्रामक भाषा जो सड़क पर उतरकर अन्याय के खिलाफ लड़ती है, वो उन दलितों को जगा सकती है जो अभी लाभ के लालच में चुप हैं। मायावती का अनुभव जो सत्ता चलाने का है, वो गठबंधन को वैधता देगा और ये संयोजन भारतीय जनता पार्टी के लिए वास्तविक खतरा बन जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर दलित वोट 15% भी एकजुट हो गया तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हिल सकती है, क्योंकि राज्य में दलित आबादी 17% से अधिक है। भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि दलित समाज का भावनात्मक जुड़ाव अब भी मायावती के साथ है,
चाहे वो जुड़ाव पहले जैसा मजबूत न रहा हो। मायावती का नाम अभी भी दलित घरों में सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने पहली बार दलितों को सत्ता का स्वाद चखाया था। वहीं चंद्रशेखर आजाद का तेवर उस गुस्से को हवा देता है जिसे भारतीय जनता पार्टी अक्सर कानून व्यवस्था या राष्ट्र विरोधी फ्रेम में ढालने की कोशिश करती है। 2017 के सहारनपुर दंगों के बाद चंद्रशेखर को जेल भेजना इसी रणनीति का हिस्सा था, लेकिन इससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ी। अगर ये गुस्सा संगठित रूप ले लेता है और उसे एक अनुभवी नेतृत्व की छत मिल जाती है, तो ये सत्ता के लिए वास्तविक चुनौती बन सकता है। यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी है कि इस गठबंधन को बनने से पहले ही कमजोर करने की कोशिशें शुरू हो सकती हैं, कभी वैचारिक सवाल उठाकर, कभी व्यक्तिगत छवियों को निशाना बनाकर और कभी भीतर से फूट डालने की रणनीति अपनाकर। उदाहरण के लिए भारतीय जनता पार्टी चंद्रशेखर को उग्रवादी के रूप में पेश कर सकती है और मायावती को पुरानी और अप्रासंगिक बताकर। लेकिन ये रणनीति पहले भी असफल रही है, क्योंकि दलित समाज अब मीडिया के फ्रेमिंग को आसानी से नहीं मानता। सोशल मीडिया ने उन्हें सशक्त बना दिया है, जहां वे अपनी सच्चाई खुद तय करते हैं। समाजवादी पार्टी के लिए यह स्थिति दोधारी तलवार जैसी है। एक ओर वो खुद को सामाजिक न्याय की राजनीति का उत्तराधिकारी मानती है और पिछड़े वर्गों के साथ साथ दलितों के एक हिस्से को भी अपने साथ जोड़ने का दावा करती है। अखिलेश यादव का पिछड़े दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला इसी का हिस्सा है, जहां उन्होंने लल्ला सिंह जैसे दलित नेताओं को महत्वपूर्ण पद दिए हैं। 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन से कुछ सफलता मिली थी, लेकिन टूटने के बाद समाजवादी पार्टी ने अकेले ही दलित वोटों का एक हिस्सा हथियाया। दूसरी ओर वह जानती है कि अगर दलित राजनीति अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ खड़ी हो गई तो उसका पिछड़े दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला कमजोर पड़ सकता है। मायावती और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन समाजवादी पार्टी के उस पेस को सीधा चुनौती देता है जहां वो खुद को दलित पिछड़े अल्पसंख्यक एकता का केंद्र मानती रही है। अगर दलित वोट बहुजन समाज पार्टी की ओर लौट गए तो समाजवादी पार्टी का मुस्लिम पिछड़ा गठजोड़ कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट अकेले पर्याप्त नहीं। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर सतर्क लेकिन भीतर से बेचैन दिखाई देती है। वे शायद चंद्रशेखर को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें या फिर मायावती के पुराने गठबंधन को याद दिलाकर अलगाव पैदा करें। लेकिन समाजवादी पार्टी को पता है कि दलित समाज का गुस्सा अब चरम पर है और अगर वे इसे नजरअंदाज करेंगे तो 2027 के चुनावों में भारी नुकसान हो सकता है। कांग्रेस के लिए ये गठबंधन एक अवसर और एक चेतावनी दोनों है। कांग्रेस लंबे समय से उत्तर प्रदेश में अपनी प्रासंगिकता तलाश रही है। 2019 और 2024 के चुनावों में राज्य में उनका प्रदर्शन शर्मनाक रहा, जहां वे कुछ सीटों पर भी नहीं लड़ पाए। अगर दलित राजनीति फिर से संगठित होती है तो कांग्रेस के लिए ये या तो उसके साथ जुड़ने का मौका हो सकता है या फिर उसके पूरी तरह हाशिए पर चले जाने का संकेत। लेकिन कांग्रेस की समस्या ये है कि उसके पास न तो वैसा जमीनी संगठन है और न ही वैसा स्पष्ट सामाजिक नैरेटिव जो इस गठबंधन के साथ बराबरी से संवाद कर सके। प्रियंका गांधी की कोशिशें जैसे दलित महिलाओं पर फोकस भले ही अच्छी रही, लेकिन यह पर्याप्त नहीं। इसलिए वो इस पूरे घटनाक्रम को फिलहाल दूरी से देखना ही बेहतर समझती है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर ये गठबंधन मजबूत हुआ तो कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में इसे समायोजित करने की सोचना पड़ेगी, वरना दलित वोट पूरी तरह खिसक जाएंगे। कांग्रेस का इतिहास दलित राजनीति से जुड़ा है। राहुल गांधी के अंबेडकर जयंती पर बयान, लेकिन अब समय है कि वे जमीनी स्तर पर काम करें। इस राजनीतिक हलचल के बीच एक और महत्वपूर्ण सवाल उभरता है, क्या यह गठबंधन केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित रहेगा या इसका प्रभाव राष्ट्रीय स्तर तक जाएगा? दलित राजनीति कभी भी केवल एक राज्य की राजनीति नहीं रही। कांशीराम ने इसे राष्ट्रीय स्वरूप देने का सपना देखा था और मायावती ने उसे आंशिक रूप से साकार भी किया था, जैसे पंजाब और मध्य प्रदेश में पार्टी की मौजूदगी। चंद्रशेखर आजाद का उभार भी केवल एक क्षेत्रीय घटना नहीं है। उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन चुकी है जो दलित उत्पीड़न के खिलाफ राष्ट्रीय मंच पर बोलने की क्षमता रखता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में नागिना से जीतकर उन्होंने राष्ट्रीय पटल पर कदम रखा। अगर ये गठबंधन आकार लेता है तो ये अन्य राज्यों के दलित संगठनों और नेताओं को भी प्रेरित कर सकता है। बिहार में रामविलास पासवान की विरासत वाले नेता इसे कॉपी कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जैसे नेता दलितों को जोड़ने के लिए रणनीति बदल सकते हैं और महाराष्ट्र में भीम आर्मी जैसे संगठन मजबूत हो सकते हैं। यह राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय की एक नई लहर पैदा कर सकता है जो हिंदुत्व के खिलाफ खड़ी हो। लेकिन इसके लिए मायावती और चंद्रशेखर को राष्ट्रीय एजेंडा बनाना होगा, जैसे आरक्षण पर हमला रोकना और आर्थिक न्याय। लेकिन यहाँ एक गहरी वैचारिक चुनौती भी मौजूद है। मायावती की राजनीति हमेशा सत्ता के भीतर रहकर बदलाव लाने की रही है। उन्होंने व्यवस्था से टकराव की बजाय उसमें जगह बनाने की रणनीति अपनाई, जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी समर्थन तो कभी विरोध। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति इसके उलट है। वे व्यवस्था को चुनौती देने और उसे असहज करने में यकीन रखते हैं। जंतर मंतर पर धरना या सड़क पर मार्च उनकी शैली है।
अगर ये गठबंधन आगे बढ़ता है तो इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच संतुलन बनाना सबसे कठिन काम होगा। अगर ये संतुलन नहीं बन पाया तो यह गठबंधन भीतर ही भीतर खोखला हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बड़ा दलित अत्याचार होता है तो क्या वे सड़क पर उतरेंगे या विधानसभा में बहस करेंगे? इस वैचारिक टकराव को सुलझाने के लिए दोनों को एक साझा दर्शन विकसित करना होगा जो अम्बेडकरवाद को आधुनिक संदर्भ दे। दलित समाज के भीतर भी इस मुद्दे पर एक गहन बहस चल रही है। कुछ लोग इसे ऐतिहासिक अवसर मानते हैं, एक ऐसा मौका जहां अनुभव और ऊर्जा एक साथ आ सकते हैं। पुराने कार्यकर्ता कहते हैं कि मायावती का संगठन चंद्रशेखर की ऊर्जा को दिशा देगा और युवा कहते हैं कि चंद्रशेखर का जोश मायावती को नई जान देगा। वहीं कुछ इसे खतरे के रूप में देखते हैं। उन्हें डर है कि कहीं चंद्रशेखर आजाद की धार बहुजन समाज पार्टी की पारंपरिक राजनीति में कुंद न हो जाए या फिर मायावती का नेतृत्व कमजोर न पड़ जाए। यह बहस केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि ये दलित समाज की सामूहिक चेतना से जुड़ी हुई है। ये सवाल कि संघर्ष का रास्ता क्या हो, सत्ता के भीतर से या सड़क से, आज फिर से केंद्र में आ गया है। सोशल मीडिया पर यह बहस तेज है, जहां हैशटैग जैसे मायावती चंद्रशेखर गठबंधन ट्रेंड कर रहे हैं और युवा अपनी राय रख रहे हैं। इससे यह भी साफ होता है कि यह गठबंधन केवल चुनावी गणित नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रयोग है। अगर यह सफल होता है तो यह दिखा सकता है कि दलित राजनीति खुद को समय के साथ बदल सकती है, नई पीढ़ी को साथ लेकर चल सकती है और फिर से केंद्रीय भूमिका में आ सकती है। लेकिन अगर ये असफल होता है तो ये संदेश जाएगा कि दलित राजनीति अब भी अपने भीतर के अंतर्विरोधों से बाहर नहीं निकल पाई है। कहानी यहाँ और भी तनावपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अब ये केवल क्या होगा का सवाल नहीं रह जाता, बल्कि कौन किसे कितना छोड़ने को तैयार है का सवाल बन जाता है। मायावती को कितना नियंत्रण छोड़ना होगा और चंद्रशेखर आजाद को कितनी आक्रामकता को संयम में ढालना होगा, यही इस गठबंधन की असली परीक्षा है। तीसरा भाग इसी अनिश्चितता और तनाव पर आकर ठहरता है, जहां हर संभावना के साथ एक जोखिम जुड़ा हुआ है और हर दांव के साथ इतिहास बदलने या बिगड़ने की ताकत भी। अगले हिस्से में यही कहानी अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ेगी, जहां यह साफ होगा कि यह मास्टर प्लान वास्तव में कितना खतरनाक है और किसके लिए। लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट है कि ये गठबंधन अगर हुआ तो ये दलित समाज की एकता की नई परीक्षा होगा, और अगर नहीं हुआ तो बिखराव की कहानी और लंबी हो जाएगी। दलित समाज की ये एकजुटता न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की राजनीति को नई दिशा दे सकती है, अगर इसे सही तरीके से संभाला गया। राजनीतिक दलों की बेचैनी इसी की गवाही देती है कि ये गठबंधन केवल एक संभावना नहीं, बल्कि एक तूफान का पूर्वानुमान है जो आने वाले दिनों में सब कुछ बदल सकता है। इस हलचल में मीडिया भी सक्रिय हो गया है, जहां चैनल डिबेट कर रहे हैं और विशेषज्ञ विश्लेषण दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि ये गठबंधन दलित समाज की लंबी लड़ाई का एक नया अध्याय है, जो सफल होने पर इतिहास रचेगा। अब तक यह साफ हो चुका है कि ये गठबंधन केवल बनने या न बनने का सवाल नहीं है, बल्कि ये तय करने का सवाल है कि भारतीय दलित राजनीति किस रास्ते पर आगे बढ़ेगी। अब ये कहानी अपने सबसे निर्णायक और सबसे संवेदनशील मोड़ पर पहुंचती है, जहां अब भ्रम की गुंजाइश कम और टकराव की संभावना ज्यादा दिखाई देने लगती है। यहां मायावती का तथाकथित खतरनाक मास्टर प्लान पूरी तरह उभर कर सामने आता है, क्योंकि अब ये केवल बचाव की राजनीति नहीं रह जाती, बल्कि नियंत्रण, पुनर्संरचना और भविष्य की सत्ता व्यवस्था को अपने पक्ष में मोड़ने की रणनीति बन जाती है। मायावती की राजनीति को अक्सर लोग एकांगी जड़ या समय से पीछे छूट चुकी कहकर खारिज कर देते हैं, लेकिन ये आकलन अधूरा है। वे भारतीय राजनीति की उन गिनी चुनी नेताओं में से हैं जिन्होंने सत्ता की क्रूरता को बहुत करीब से देखा है और उसे साधना भी सीखा है। उनका सफर 80 के दशक से शुरू होता है, जब कांशीराम जी के साथ जुड़कर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी और 90 के दशक में उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल की। 4 बार मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने न केवल दलित समाज को सत्ता का स्वाद चखाया, बल्कि ब्राह्मणों, मुसलमानों और पिछड़ों को जोड़कर बहुजन की राजनीति को नई ऊंचाई दी। वे जानती हैं कि भावनाओं से राजनीति कुछ समय के लिए चमक सकती है, लेकिन टिकती वही है जिसके पास संगठन, अनुशासन और रणनीतिक धैर्य हो। यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ किसी भी तरह का तालमेल उनके लिए केवल एक भावनात्मक समझौता नहीं हो सकता। उनके दिमाग में ये सवाल सबसे ऊपर है कि इस गठबंधन से बहुजन समाज पार्टी फिर से केंद्रीय धुरी कैसे बनेगी, न कि किसी युवा नेता की परछाई। मायावती का मास्टर प्लान यहीं और स्पष्ट होता है। वे जानती हैं कि चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता को पूरी तरह नकारना अब संभव नहीं है, क्योंकि वे दलित युवाओं की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे अनदेखा करना आत्मघाती होगा। 2017 के सहारनपुर दंगों से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक चंद्रशेखर का उभार एक तूफान की तरह रहा है, जहां उन्होंने नागिना सीट से जीतकर अपनी ताकत दिखाई। युवा दलित अब प्रतीकों से आगे बढ़ना चाहते हैं। वे नौकरियां, शिक्षा और सामाजिक सम्मान की मांग कर रहे हैं और चंद्रशेखर उनकी ये आवाज बन चुके हैं। लेकिन मायावती ये भी नहीं चाहती कि ये पीढ़ी बहुजन समाज पार्टी के पुराने ढांचे को तोड़कर अपनी शर्तों पर राजनीति करने लगे।
इसलिए ये गठबंधन अगर होता है तो वो समानता पर आधारित नहीं बल्कि एक नियंत्रित साझेदारी पर आधारित होगा। ये नियंत्रण ही इसे खतरनाक बनाता है। खतरनाक इसलिए नहीं कि ये हिंसक है बल्कि इसलिए कि ये बेहद गणनात्मक है। मायावती की रणनीति हमेशा लंबी दूरी की रही है, जैसे 2007 में ब्राह्मणों को जोड़कर सरकार बनाना जो एक मास्टर स्ट्रोक था। अब चंद्रशेखर को जोड़ना वैसा ही कदम हो सकता है जहां युवा ऊर्जा को पार्टी के ढांचे में समाहित कर लिया जाए। वे चंद्रशेखर को उपाध्यक्ष या महत्वपूर्ण पद देकर अपनी श्रेष्ठता बनाए रखेंगे, लेकिन फैसले उनके हाथ में रहेंगे। ये प्लान दलित समाज के बिखराव को रोकने का है, लेकिन साथ ही बहुजन समाज पार्टी की केंद्रीयता को मजबूत करने का भी। अगर ये कामयाब रहा तो 2027 के उत्तर प्रदेश चुनावों में दलित वोट एकजुट होकर सत्ता समीकरण बदल सकते हैं। यही बिंदु इस पूरे समीकरण को सबसे ज्यादा संवेदनशील बनाता है। चंद्रशेखर आजाद का उभार जिस तरह से हुआ है वो किसी स्थापित नेतृत्व के संरक्षण में नहीं हुआ। उनकी पहचान सत्ता से टकराने वाले नेता की है, न कि सत्ता में हिस्सेदारी तलाशने वाले की। भीम आर्मी का गठन और आजाद समाज पार्टी का निर्माण सड़क के संघर्ष से हुआ, जहां वे गिरफ्तारियां झेलते हुए भी मजबूत बने। अगर वे इस गठबंधन में आते हैं तो यह उनकी छवि का भी पुनर्परिभाषण होगा। सवाल ये नहीं है कि वे समझौता करेंगे या नहीं, सवाल ये है कि वे किस हद तक खुद को बदलने के लिए तैयार होंगे। क्या वे अपने तेवर को एक रणनीतिक चुप्पी में बदल पाएंगे जब राजनीति इसकी मांग करेगी। चंद्रशेखर की भाषा तीखी है। वे हिंदुत्ववादी ताकतों को सीधे निशाना बनाते हैं और सड़क पर उतरकर अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन गठबंधन में उन्हें मायावती के अनुशासित ढांचे में ढलना पड़ सकता है, जहां बयानबाजी नियंत्रित होती है, या फिर उनका विद्रोही स्वभाव इस गठबंधन को भीतर से अस्थिर कर देगा। चंद्रशेखर के समर्थक उन्हें रावण के रूप में देखते हैं, एक विद्रोही प्रतीक के रूप में जो कभी झुकता नहीं। अगर वे झुकते दिखे तो युवा आधार टूट सकता है, लेकिन चंद्रशेखर भी समझते हैं कि राजनीति में अकेले चलना मुश्किल है। आजाद समाज पार्टी के पास संसाधन कम हैं, कार्यकर्ता युवा हैं, लेकिन संगठनात्मक ढांचा बहुजन समाज पार्टी जितना मजबूत नहीं। मायावती का नाम अभी भी दलित परिवारों में पूजनीय है और उसके बिना सत्ता तक पहुंचना सपना ही रह जाएगा। इसलिए उनके लिए गठबंधन एक सौदा है, जहां वे अपनी ऊर्जा का बदला पार्टी का संगठन लेंगे, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी अपनी स्वतंत्र छवि की। दलित समाज के भीतर इस बिंदु पर उम्मीद और आशंका एक साथ मौजूद हैं। एक तरफ यह उम्मीद है कि वर्षों से बिखरी हुई दलित राजनीति को एक नई दिशा मिल सकती है, कि पुराने अनुभव और नई ऊर्जा मिलकर एक ऐसा मंच बना सकते हैं जो सत्ता से केवल सौदेबाजी न करे बल्कि शर्तें तय करे। दलित समाज का पुराना वर्ग जो कांशीराम जी के दौर को याद करता है, वो मायावती में स्थिरता देखता है, जबकि युवा चंद्रशेखर में संघर्ष। अगर दोनों मिलें तो यह संयोजन दलितों को न केवल सत्ता बल्कि सामाजिक परिवर्तन दे सकता है। उदाहरण के लिए शिक्षा और रोजगार पर एक साझा एजेंडा बनाकर वे आरक्षण को मजबूत कर सकते हैं और दलित उद्यमिता को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरी तरफ ये डर भी है कि कहीं ये गठबंधन केवल चुनावी मौसम तक सीमित न रह जाए और उसके बाद वही पुरानी निराशा लौट आए। दलित राजनीति का इतिहास ऐसे अधूरे प्रयोगों से भरा पड़ा है, जहां बड़े सपने दिखाए गए और अंत में समाज को केवल प्रतीकात्मक संतोष मिला। जैसे 2019 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जो टूट गया और दलित वोट बंटे। अगर ये गठबंधन भी वैसा ही हुआ तो दलित समाज में और मोहभंग होगा और वे राजनीति से ही दूर हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर यह बहस तेज है, जहां युवा चंद्रशेखर को अपना भविष्य मानते हैं और बुजुर्ग मायावती को अपनी विरासत। इस आशा आशंका के बीच दलित समाज एक मंथन से गुजर रहा है, जहां सवाल यह है कि क्या वे एकजुट होकर सत्ता को चुनौती दे सकते हैं या फिर बिखराव ही उनकी किस्मत है। ये भी समझना जरूरी है कि ये गठबंधन अगर सफल होता है तो ये केवल एक पार्टी या एक राज्य की जीत नहीं होगी। ये उस राजनीति की हार होगी जो दलित समाज को केवल वोट बैंक मानकर चलती आई है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सभी ने दलितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन कभी उन्हें सच्ची सत्ता नहीं दी। यह गठबंधन उस धारणा को चुनौती देगा कि दलित नेतृत्व या तो आक्रामक हो सकता है या फिर सत्ता सुलभ, दोनों एक साथ नहीं। मायावती और चंद्रशेखर आजाद का साथ आना इस धारणा को तोड़ सकता है, अगर दोनों अपने अपने अहंकार और भय से ऊपर उठ सकें। मायावती को डर है कि चंद्रशेखर उनकी सत्ता छीन लेंगे और चंद्रशेखर को डर है कि मायावती उनकी धार कुंद कर देंगी। लेकिन अगर वे पारस्परिक सम्मान से चलें तो ये गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर दलित एकता का प्रतीक बन सकता है। अन्य राज्यों में दलित नेता जैसे बिहार के जीतन राम मांझी या महाराष्ट्र के प्रकाश आंबेडकर इसे फॉलो कर सकते हैं और एक राष्ट्रीय बहुजन मोर्चा बन सकता है। इससे सामाजिक न्याय की राजनीति फिर से मजबूत होगी और हिंदुत्व की एक तरफा सत्ता को संतुलन मिलेगा। लेकिन यही सबसे बड़ा जोखिम भी छिपा है। अगर यह गठबंधन असफल होता है तो इसका नुकसान केवल इन दोनों नेताओं को नहीं होगा, बल्कि पूरी दलित राजनीति को होगा।
ये संदेश जाएगा कि दलित समाज अब भी एक साझा नेतृत्व पैदा करने में असमर्थ है, कि हर उभार अंततः किसी न किसी समझौते में घुट जाता है। यह संदेश उन ताकतों को और मजबूत करेगा जो पहले से ही ये मानती हैं कि सामाजिक न्याय की राजनीति अब अप्रासंगिक हो चुकी है। हिंदुत्ववादी ताकतें इसे प्रचारित करेंगी कि दलित खुद बटे हुए हैं और उन्हें एकजुट करने की जरूरत नहीं। दलित युवा जो पहले से ही निराश हैं, वे पूरी तरह राजनीति से कट जाएंगे और आंदोलनों की ओर मुड़ सकते हैं जो हिंसक हो सकते हैं। इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं जैसे 90 के दशक में मंडल आयोग के बाद पिछड़े वर्गों का बिखराव। अगर मायावती चंद्रशेखर गठबंधन टूटा तो दलित राजनीति दशकों पीछे चली जाएगी। इसलिए यह जोखिम इतना बड़ा है कि दोनों नेताओं को सोचना होगा कि क्या वे इसे उठाने को तैयार हैं। राजनीतिक गलियारों में अफवाहें हैं कि गुप्त बैठकें हो रही हैं जहां शर्तें तय हो रही हैं, लेकिन अभी कुछ स्पष्ट नहीं। अब यह भी साफ होता है कि यह पूरा घटनाक्रम केवल वर्तमान का सवाल नहीं है, बल्कि आने वाले दशक की राजनीति की रूपरेखा है। अगर मायावती अपने अनुभव के सहारे दलित राजनीति को एक बार फिर सत्ता के केंद्र में लाने में सफल होती हैं और चंद्रशेखर आजाद उस प्रक्रिया में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखते हैं, तो ये एक नई राजनीतिक परंपरा की शुरुआत हो सकती है। यह परंपरा जहां अनुभवी नेतृत्व नई पीढ़ी को संवारता है और संघर्ष को संगठित रूप देता है। 2027 के बाद अगर ये गठबंधन मजबूत रहा तो 2030 के लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर दिखेगा, जहां दलित मुद्दे मुख्य एजेंडा बनेंगे। लेकिन अगर दोनों के बीच भरोसे की कमी, नियंत्रण की होड़ और वैचारिक असहमति हावी हो गई तो ये गठबंधन इतिहास में एक और असफल प्रयोग के रूप में दर्ज हो जाएगा। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी दोनों कमजोर पड़ेंगी और दलित वोट फिर बटेंगे। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में इस गठबंधन को लेकर इतनी बेचैनी है। ये केवल सीटों का खेल नहीं है, ये उस सामाजिक चेतना का सवाल है जो लंबे समय से खुद को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश कर रही है। मायावती का मास्टर प्लान दरअसल इसी चेतना को अपने ढंग से साधने की कोशिश है। उसे पूरी तरह मुक्त भी नहीं छोड़ना और पूरी तरह दबाना भी नहीं। यह एक संतुलनकारी लेकिन कठोर रणनीति है जिसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम है। कहानी यहीं आकर पूरी होती है, लेकिन सवाल खुले रह जाते हैं। क्या ये गठबंधन दलित राजनीति को नया जीवन देगा या फिर ये एक और चूक बनकर रह जाएगा? क्या अनुभव और विद्रोह एक साथ चल सकते हैं या अंततः एक को दूसरे के आगे झुकना पड़ेगा? इन सवालों के जवाब भविष्य देगा। लेकिन इतना तय है कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण का ये संभावित साथ भारतीय राजनीति के उन अध्यायों में से एक है जिसे नजरअंदाज करना अब किसी के लिए संभव नहीं है। यह गठबंधन न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर भारत की राजनीति को हिला सकता है, जहां दलित बहुजन समाज की आकांक्षाएं दबी हुई हैं। अगर सफल हुआ तो ये अंबेडकर के सपने को नया रूप देगा, जहां दलित सत्ता के साथ साथ समाज के केंद्र में होंगे। लेकिन असफलता की छाया भी उतनी ही लंबी है, जहां बिखराव और निराशा का बोझ अगली पीढ़ी उठाएगी। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि मायावती का प्लान खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये सत्ता की भूख से ज्यादा नियंत्रण की भूख है। लेकिन अगर चंद्रशेखर इसे स्वीकार करते हैं तो ये एक नई शुरुआत हो सकती है। दलित समाज की ये कहानी संघर्ष की है, जहां हर कदम पर चुनौतियां हैं, लेकिन हार मानना कभी विकल्प नहीं रहा। यह गठबंधन उसी संघर्ष का नया अध्याय है जो इतिहास लिखेगा, चाहे जीत का हो या हार का। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारतीय राजनीति अब बदल रही है और इस बदलाव में दलित आवाज सबसे तेज गूंजेगी अगर मायावती और चंद्रशेखर ने इसे सही दिशा दी। इस मास्टर प्लान की सफलता या असफलता न केवल इन दो नेताओं की किस्मत बल्कि पूरे बहुजन समाज की किस्मत तय करेगी। आने वाले दिनों में राजनीतिक हलचल और तेज होगी और गलियारों में फुसफुसाहटें बढ़ेंगी, लेकिन अंत में फैसला समाज का होगा जो तय करेगा कि क्या पुराना अनुभव नई ऊर्जा के साथ चलेगा या फिर बिखराव ही उनकी नियति है। ये कहानी अभी अधूरी है, लेकिन इसका प्रभाव लंबा चलेगा और भारतीय लोकतंत्र को नई परिभाषा देगा। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।